आज हम गुप्त साम्राज्य गुप्तों की प्रशासनिक संस्थाओं में कुमार गुप्त महेंद्रादित्य और पुष्यमित्रों का आक्रमण, गूढ़ों का आक्रमण, इसमें अश्वमेध यज्ञ और स्कंद गुप्त व उसका मूल्यांकन पर प्रकाश डालेंगे, उसको समझेंगे कि जैसा कि हमने देखा कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी सैनिक शक्ति के आधार पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया और उसको विजय पताका अपनी चारों तरफ फहराई और बहुत उसने सफलता प्राप्त की। उसी प्रकार से अब हम देखेंगे कुमार गुप्त महेंद्रादित्य 414 ईस्वी से 456 ईस्वी। पहले हम इनका परिचय देखेंगे, क्या कौन थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की लगभग 414 ईस्वी में मृत्यु हो गई और उसके बाद महादेवी ध्रुव स्वामिनी से उत्पन्न उसका ज्येष्ठ पुत्र कुमार गुप्त प्रथम गुप्त सिंहासन पर बैठा और कुमार गुप्त के सिक्कों में उसे महेंद्र, अश्वमेध, महेंद्र, अजित महेंद्र और महेंद्र सिंह और महेंद्र क्रमाजित, महेंद्रादित्य आदि उपाधियों से अलंकृत किया गया और अभिलेखों में उसे परम भागवत महाराजाधिराज भी कहा गया है। तो इतनी सारी जो उपाधियां प्राप्त की हैं कुमार गुप्त महेंद्रादित्य ने, तो इस प्रकार से देखते हैं कि उसकी कोई न कोई विशेषता थी और उसे परम भागवत महाराजाधिराज कहना ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उसने अपनी सैनिक शक्ति के आधार पर विशाल सफलताएं प्राप्त की और उसने अपने समय में अश्वमेध यज्ञ भी कराया अपनी विजयों के उपलक्ष्य में, जिसमें कुमार गुप्त ने अपने पिता महा का अनुकरण करते हुए अश्वमेध का अनुष्ठान करवाया। तो यह अश्वमेध यज्ञ राजा अपनी विजयों के उपलक्ष्य में करवाते थे और ऐसा कहा जाता है कि इसमें अश्व की बलि दी जाती थी और ये विजय के उपलक्ष्य में कराने का उद्देश्य यही था कि अश्व जो भी राजा हैं, जो उसके अड़ोस पड़ोस के राजा हैं, उन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली है और इस यज्ञ का करवाने का तात्पर्य यही होता था कि राजा को अब उसके दूर दूर तक चुनौती देने वाला नहीं है और एक विजयी और उस एक मतलब वह राजा एक तरह से अपने आप में बहुत अधिक शक्तिशाली है। तो अनुष्ठान करवाया, ब्राह्मणों को दक्षिणा के लिए विशेष प्रकार के सिक्के डलवाए। तो ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी जाती है, जैसा कि हमने पूर्व में भी देखा कि कोई भी यज्ञ करवाया जा रहा है तो उनमें दान दक्षिणा देने के लिए कुमार गुप्त महेंद्रादित्य ने क्या किया, एक विशेष प्रकार के सिक्के डलवाए जिनके सामने की तरफ जयति दिवम कुमार लिखा गया है तथा पीछे की तरफ अश्वमेध महेंद्र अंकित है। मतलब जयति दिवम कुमार एक तरफ सामने की तरफ और पीछे की तरफ जो है अश्वमेध महेंद्र अंकित है। इससे प्रतीत होता है कि कुमार गुप्त ने महेंद्र की उपाधि अश्वमेध यज्ञ करने पर ही धारण की थी। महेंद्र की उपाधि कब धारण की? अश्वमेध यज्ञ करने पर ही धारण की थी महेंद्र की उपाधि। तो परिचय और अश्वमेध यज्ञ के बाद पुष्यमित्रों का आक्रमण। अब पुष्यमित्रों का आक्रमण क्यों होता है? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो चंद्र विक्रमादित्य के बाद अब स्थिति ज़्यादा नाजुक है या कमजोर है और ऐसी स्थिति का लाभ उठाते हुए जो है पुष्यमित्र जो है वो आक्रमण कर देते हैं गुप्त साम्राज्य पर। पुष्यमित्र मध्य भारत की एक शासक जाति का नाम था। क्या था? शासक जाति। पुष्यमित्र मध्य भारत की एक शासक जाति थी जिसका वर्णन वायु पुराण तथा जैन कल्पसूत्र में भी मिलता है और वायु पुराण और कल्पसूत्र में ये पुष्यमित्रों का विशेष रूप से काफी विस्तृत वर्णन किया गया है और ये बताया गया है कि किस प्रकार से ये
एक तरह से एक शासक जाति थी। डॉक्टर जायसवाल के अनुसार यह जाति अवंती में शासन करती थी। कहाँ शासन करती थी? अवंती में। और पुष्यमित्रों ने बवंडर के रूप में गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया। मतलब यह जाति जो थी एक तरह से आक्रामक थी और एक भीषण आक्रमण गुप्त साम्राज्य पर करती है, परंतु उसका मुकाबला करने के लिए किसको भेजा जाता है? गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया, किंतु राजकुमार स्कंदगुप्त को भेजा जाता है उनका सामना करने के लिए। और स्कंदगुप्त के हाथों ये जो पुष्यमित्र जाति जो है ये क्या पराजित होती है। परिणाम स्वरूप शक्ति का बवंडर सदा के लिए शांत हो जाता है। यही कारण है कि इस पराजय के बाद भारत के इतिहास में पुष्यमित्रों का फिर से कोई उल्लेख देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर स्कंदगुप्त के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा और ये जाति जो यहाँ से भाग निकली और स्कंदगुप्त की यश में वृद्धि होती है और स्कंदगुप्त जो बाद में जाके शासक भी बनता है। तो इतिहास में पुष्यमित्रों का फिर से कोई उल्लेख फिर देखने को नहीं मिलता है। हूणों का आक्रमण। हूणों ने गुप्तों की शिथिलता की स्थिति का लाभ लेने के लिए दृष्टि से उन पर आक्रमण किया। हूणों का सामना करने के लिए स्कंदगुप्त को भेजा गया। तो स्कंदगुप्त को भी फिर दोबारा से यहाँ पे भेजा जाता है और सामना करने के लिए, लेकिन स्कंदगुप्त जो था पहले ही विजय प्राप्त कर चुका था तो उसका उत्साह बढ़ा हुआ था और स्कंदगुप्त ने यहाँ पर भी विजय प्राप्त की और गुप्त साम्राज्य की जो प्रतिष्ठा थी उसको बढ़ाया। और जो गुप्त साम्राज्य का जो पहले गौरव बना हुआ था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय, तो उस गौरव को और अधिक बढ़ाने का कार्य किया। स्कंदगुप्त 455 ईस्वी से 467 ईस्वी कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठा, क्योंकि कुमारगुप्त की जो और पुत्र थे तो उसमें सबसे योग्य जो था वो स्कंदगुप्त ही था। जूनागढ़ अभिलेख से भी ये बात सिद्ध होती है कि कुमारगुप्त के पुत्रों में स्कंदगुप्त ही सबसे योग्य था। क्या था? कुमारगुप्त ही सबसे जो था पुत्रों में सबसे ज्यादा योग्य था। हूणों के साथ संघर्ष। तो अब स्कंदगुप्त का किनके साथ संघर्ष हुआ? हूणों के साथ। हूण मध्य एशिया की भ्रमणशील एवं खूंखार जाति थी। खूंखार मतलब एक तरह से काफी बर्बर इसे कह सकते हैं, और ये भ्रमणशील थी, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करती रहती थी, इसीलिए इसे भ्रमणशील खूंखार जाति कहा जाता है। स्कंदगुप्त के द्वारा हूणों पर विजय के साक्ष्य है वो जूनागढ़ अभिलेख में मिलते हैं। जूनागढ़ अभिलेख जो है वो इस हूणों की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है और हूणों को खदेड़ता हुआ स्कंदगुप्त उनके एशियाई प्रदेशों में भी घुस गया था। मतलब जब स्कंदगुप्त द्वारा हूणों को खदेड़ा गया अपने क्षेत्र से, तो वो उनको खदेड़ता हुआ कहाँ तक चला गया? एशियाई प्रदेशों तक। स्कंदगुप्त ने हूणों को खदेड़कर भारत की सभ्यता और संस्कृति को भी सुरक्षित बनाए रखा, क्योंकि ऐसा जब कोई भी आक्रमणकारी आक्रमण करता है तो वो अपनी कुछ न कुछ सभ्यता संस्कृति को नुकसान पहुंचता है। लेकिन स्कंदगुप्त ने अपनी विवेक और अपनी सैनिक शक्ति के आधार पर हूणों को भारत से खदेड़कर भारतीय सभ्यता और संस्कृति को बचा लिया था। ये उसकी बहुत बड़ी एक तरह से कार्य कहा जा सकता है। उसका मूल्यांकन के रूप में देखा तो स्कंदगुप्त अपने महान वंश का अंतिम शासक था। तो गुप्त वंश, तो मूल्यांकन के रूप में स्कंदगुप्त जो था वो अपने वंश का एक अंतिम और महान शासक, और चंद्रगुप्त द्वितीय की तरह उसने लोक में विक्रमादित्य व देवराज की उपाधियों से प्रसिद्धि प्राप्त की थी। तो जैसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने समय में एक गौरव स्थापित किया था अपने वंश का, उसी प्रकार से स्कंदगुप्त ने भी अपने कार्यों से
जो चंद्रगुप्त द्वितीय की तरह उसने लोक में विक्रमादित्य और देवराज की उपाधियों से प्रसिद्धि प्राप्त की थी। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त नाम के व्यक्ति को, स्कंदगुप्त ने किसको, पर्णदत्त नाम के व्यक्ति को सौराष्ट्र का भोक्ता नियुक्त किया था और पर्णदत्त ने अपने पुत्र चक्रपालित को गिरनार का नगरपाल नियुक्त किया। तो पर्णदत्त ने अपने पुत्र को चक्रपालित को गिरनार का जो है नगरपाल नियुक्त किया, जो कि वह भी योग्य था, इसीलिए उसको गिरनार का क्षेत्र उसको सौंपा गया। स्कंदगुप्त अपने पूर्वजों की भांति विष्णु का उपासक था। तो इससे ये पता चलता है कि जो स्कंदगुप्त था एक धार्मिक प्रवृत्ति का था और पूजा उपासना पद्धति में उसका अच्छा विश्वास था और वैसे भी वह दान पुण्य के कार्यों को करता रहता था और उसने ब्राह्मणों को जो विशेष प्रकार के सिक्के जो ढलवाए थे उनको दान में दिए। और स्कंदगुप्त ने अपने जीवन काल में बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए, सुधार कार्य भी किए, जिसमें सामाजिक सुधारों में देखें तो लोगों के लिए जैसे सरायों का निर्माण, अस्पताल मतलब चिकित्सालय बनवाए और लोगों को आर्थिक सहायता भी दी, क्योंकि स्कंदगुप्त ये नहीं चाहता था कि उसकी प्रजा किसी प्रकार से दुखी रहे और इसके लिए उसने लोगों की आर्थिक सहायता भी की और उनके लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए। और धार्मिक क्षेत्र में देखा जाए तो वह सहिष्णु शासन था। उसने अपनी उदारता की दृष्टि से लोगों को अपने विचारों की स्वतंत्रता पर उसने विशेष बल दिया और उसके समय में व्यापार और वाणिज्य भी जो था वो उन्नत अवस्था में था और आय के स्रोत जो था वो कृषि यानी किसान के द्वारा उत्पादित फसलें ही थी। किसानों की सहायता के लिए उसने कृषकों के लिए विभिन्न प्रकार की नहरों और विभिन्न प्रकार की नहरों, कुओं, तालाबों आदि का निर्माण कार्य करवाया, जिससे कि साम्राज्य की समृद्धि में वृद्धि हो सके। और स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की भांति ही वो सारे कार्यों का पालन किया जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस वीडियो में कि किस प्रकार से कुमारगुप्त और कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त अपने वंश का नाम रोशन करते हैं और स्कंदगुप्त जो था वो अपने महान वंश का अंतिम योग्य शासक माना जा सकता है। तो हमने आज इस वीडियो में कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के बारे में जाना और अश्वमेध कुमारगुप्त ने करवाए और किस प्रकार से ये कुमारगुप्त प्रथम गुप्त शासक जब बैठता है तो सिक्कों में उसे महेंद्र, अश्वमेध महेंद्र, अजित महेंद्र, महेंद्र सिंह, महेंद्र क्रमाजित, महेंद्रादित्य आदि उपाधियों से अलंकृत उसको किया जाता है। और अभिलेखों से ये भी पता चलता है कि परम भागवत महाराजा धीराज भी उसको कहा गया है। और इसके बाद उसने किस प्रकार से कुछ मित्रों का उसने आक्रमण को विफल किया अपने पुत्र स्कंदगुप्त के माध्यम से और हुणों के आक्रमण को भी उसने विफल किया और अपने गुप्त साम्राज्य की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। और स्कंदगुप्त की पर्याप्त जानकारी वो जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है और हुणों के साथ संघर्ष में वह सफल रहता है और किस प्रकार वह चंद्रगुप्त द्वितीय की तरह उसने लोक में विक्रमादित्य और देवराज की उपाधियों की प्रसिद्धि प्राप्त की। और जो स्कंदगुप्त की जो मृत्यु हुई वो 467 ईस्वी में लगभग हुई। तो इस प्रकार से स्कंदगुप्त का अंत होता है। तो आज हमने कुमारगुप्त महेंद्रादित्य और स्कंदगुप्त के बारे में विस्तार से जाना। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके। अब हम गुप्तों का अवसान काल
इसके बारे में विस्तार से जानेंगे कि गुप्तों का अवसान काल, जिसमें दुर्भाग्य से स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी राजाओं में पूर्ववर्ती गुप्त सम्राटों जैसा कोई नहीं हुआ। मतलब स्कंदगुप्त ने जो शासन सत्ता को जिस प्रकार से चलाया और सफलताएं प्राप्त की, उस स्कंदगुप्त के बाद ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो परवर्ती गुप्त सम्राटों का संक्षिप्त परिचय, जिसमें पुरुगुप्त सबसे पहले जो नाम आता है वो पुरुगुप्त का आता है 467 ईस्वी से 468 ईस्वी। स्कंदगुप्त के बाद उसका सौतेला भाई पुरुगुप्त सिंहासन पर बैठा। जब वह सिंहासन पर बैठा तब वह वृद्ध हो चुका था। मतलब ऐसे समय में उसे सत्ता प्राप्त हुई जब वह वृद्ध अवस्था में पहुंच चुका था। इसीलिए पुरुगुप्त को ज़्यादा कुछ कार्य करने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाया, जिसके कारण उसका राज्यकाल बहुत ही अल्पकालीन रहा, क्योंकि एक तो वृद्ध हो गया और शासन करने की उसमें ऐसी शक्ति भी नहीं रही थी, तो उसके जो शासन अल्पकालीन रहा। पुरुगुप्त के समय में सौराष्ट्र और पश्चिमी मालवा गुप्त शासन से निकल चुके थे। ये सौराष्ट्र और पश्चिमी मालवा गुप्त शासन से क्या थे, निकल चुके थे, यानी उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गए थे। मंदसौर अभिलेख से ज्ञात होता है कि पुरुगुप्त के सिक्के पर प्रकाशादित्य, पुरुगुप्त के सिक्कों पर क्या प्रकाशादित्य और श्री विक्रम की उपाधियां पाई जाती हैं। तो ये बताती है कि इसमें भी इस सिक्कों पर जो ये प्रकाशादित्य और श्री विक्रम की जो उपाधियां हैं वो अपने गौरव को प्रदर्शित करती हैं। इसके पुरुगुप्त के नरसिंहगुप्त बालादित्य 468 ईस्वी से 472 ईस्वी। पुरुगुप्त के बाद उसका पुत्र नरसिंहगुप्त गद्दी पर बैठा। उसके सिक्कों पर उसकी बालादित्य उपाधि मिलती है। नरसिंह बालादित्य का कोई अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है जो उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान कर सके। तो एक उसके सिक्के ही उसके बारे में बताते हैं कि सिक्कों पर उसका बालादित्य जो उपाधि देखने को मिलती है, और अन्य कोई विशेष अभिलेख उसके बारे में जानकारी प्रदान नहीं करते हैं। इसके बाद कुमार गुप्त द्वितीय 472 ईस्वी से 475 ईस्वी भीतरी मुद्रा और मंजूश्री मूल कल्प के अनुसार नरसिंहगुप्त बालादित्य के पश्चात उसकी महादेवी मित्र देवी से उत्पन्न पुत्र कुमार गुप्त सिंहासन पर बैठा था, और उसके सिक्कों पर के लेख से ज्ञात होता है कि उसकी उपाधि कर्मादित्य थी। क्या थी? उसकी उपाधि कर्मादित्य थी। और भीतरी मुद्रा लेख में उसके नाम के साथ परम भागवत की उपाधि भी प्रयुक्त हुई है। तो भीतरी मुद्रा लेख से ये ज्ञात होता है कि उससे परम भागवत की उपाधि प्राप्त हुई, और कर्मादित्य की उपाधि से भी पता चलता है कि वो किस प्रकार से उसने अपने राज्य को किस प्रकार से चलाया है। और इसके अतिरिक्त मंजूश्री मूल कल्प भी इस बात का प्रमाण है, और भीतरी मुद्रा भी इस बात का प्रमाण है। इसके बाद विष्णुगुप्त 475 ईस्वी से 477 ईस्वी। कुमारगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र विष्णुगुप्त सिंहासन पर बैठा, और सारनाथ अभिलेख से ज्ञात होता है कि 477 ईस्वी में गुप्त राजा बुद्धगुप्त राज्य करता था। सारनाथ अभिलेख से क्या पता चलता है कि गुप्त राजा बुद्धगुप्त राज्य करता था। विष्णुगुप्त के संबंध में विशेष विवरण प्राप्त नहीं होते हैं, और विष्णुगुप्त के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो आज हमने जो परवर्ती गुप्त सम्राटों का संक्षिप्त जो परिचय जाना, जिसमें पुरुगुप्त 467 ईस्वी 468 ईस्वी, नरसिंहगुप्त बालादित्य 468 से 472 ईस्वी, और कुमारगुप्त द्वितीय 472 ईस्वी से 475 ईस्वी, और विष्णुगुप्त 475 से 477 ईस्वी। तो इस प्रकार ये गुप्त सम्राटों के बारे में जाना। स्कंदगुप्त के बाद क्या कौन कौन हुए,
पर यह है कि निष्कर्ष के रूप में यही निकलता है कि स्कंदगुप्त ही गुप्त वंश का एक पराक्रमी शासक रहा। उसके बाद ये पतन काल शुरू होता है और धीरे धीरे गुप्तों की जो प्राप्त प्रतिष्ठा थी, जो गौरव गरिमा थी, वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ती है। इसके आगे हम और अधिक गुप्तों शासकों के बारे में जानेंगे और शासन व्यवस्था को भी समझेंगे। आज बस इतना ही। ओके।